नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम फ्रांस की क्रांति जो 1789 ईस्वी में हुई थी, उस फ्रांसीसी क्रांति के कारणों का अध्ययन करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के कई कारण रहे, जिनमें राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, बौद्धिक कारण, सैनिक असंतोष, तात्कालिक कारण आदि कई प्रमुख हैं। आज हम फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारणों में प्रथम बिंदु है निरंकुश राजशाही। यूरोप के अन्य देशों के समान फ्रांस में भी निरंकुश राजतंत्र था। राजा के हाथों में सारी शक्ति केंद्रित थी। राजा अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानता था, उसकी इच्छा ही कानून थी। फ्रांस के बूर्बो वंश का सम्राट लुई 14वां दंभपूर्वक कहता था, मैं ही राज्य हूँ। लुई 16वां का कहना था कि मेरी इच्छा ही कानून है। इस व्यवस्था में राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना अपराध था। अर्थात फ्रांस में निरंकुश राजशाही व्यवस्था थी, राजतंत्र था, सारी शक्ति राजा के हाथों में केंद्रित थी। राजा ही सर्वेसर्वा था, उसी की इच्छा कानून थी और उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करना अपराध माना जाता था। द्वितीय कारण था राज दरबार की विलासिता। फ्रांस का राज दरबार विलासिता का केंद्र था। जनता से वसूला गया धन निर्ममता पूर्वक राजा अपने भोग, विलास और आमोद प्रमोद पर खर्च करता था। अर्थात जनता से वसूला गया कर राजा अपने विलासितापूर्ण जीवन पर खर्च करता था। इससे फ्रांस की जनता में काफ़ी असंतोष व्याप्त था। तीसरा कारण था प्रशासनिक भ्रष्टाचार। राजा के सलाहकार, सेवक और अधिकारी भ्रष्ट थे। राजा के प्रमुख पदों पर योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि पैरवी पर नियुक्ति दी जाती थी। अर्थात सिफारिश के आधार पर उस समय प्रमुख पदों पर नियुक्ति की जाती थी। योग्यता का कोई महत्व नहीं था। इसके अलावा पदाधिकारी एवं दरबारी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र में लगे रहते थे। इससे प्रशासन पर बुरा प्रभाव पड़ा। पदाधिकारी एवं दरबारी आपस में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने में लगा हुआ था। इस वजह से प्रशासनिक व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो गई थी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला था। तो इससे भी फ्रांस की क्रांति को बढ़ावा मिला। चतुर्थ कारण था अति केंद्रीकृत प्रशासन। फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था की एक बड़ी दुर्बलता यह थी कि प्रशासन की सारी शक्ति राजा के हाथों में केंद्रित थी। उसकी इच्छा और सहमति के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता था। स्वायत्त प्रशासनिक संस्थाओं का प्रचलन नहीं था। अर्थात फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था राजा के हाथों में केंद्रित थी। राजा की इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं होता था और उस समय ऐसी संस्थाओं का प्रचलन भी नहीं था जो संस्थाएं जनता के कार्यों के लिए स्वयं निर्णय ले सकें। तो ये भी एक प्रमुख कारण था। नंबर 5, प्रशासनिक अव्यवस्था। फ्रांस में प्रशासनिक एकरूपता का सर्वथा अभाव था। वहाँ का प्रशासन अव्यवस्थित और बेढंग था। विभिन्न प्रांतों, जिलों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों में अलग अलग कानून प्रचलित थे। माप तोल की प्रणाली, न्याय व्यवस्था एवं कानून तथा मुद्रा के प्रचलन में भी एकरूपता का अभाव था। अर्थात फ्रांस के विभिन्न प्रांतों, जिलों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों में अलग अलग प्रकार के कानून, न्याय व्यवस्था, मुद्रा का प्रचलन प्रचलित था। इस वजह से पूरे फ्रांस में एकरूपता का अभाव था और इसी एकरूपता के अभाव से जनता को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती थी और ये परेशानी ही राजा के प्रति असंतोष का कारण बनी और फिर धीरे धीरे इसने क्रांति का रूप लिया। क्रमांक 6, न्याय व्यवस्था की दुर्बलता। फ्रांस की न्याय व्यवस्था में भी अनेक दुर्गुण विद्यमान थे। न्याय व्यवस्था अत्यधिक महंगी थी।
छोटे छोटे मुकदमे में भी अत्यधिक धन खर्च होता था। फ्रांस की न्यायिक प्रक्रिया की सबसे विचित्र व्यवस्था थी राजज्ञ या लेटर दी केचे, अर्थात इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। समान अपराध के लिए उच्च वर्ग को कम सजा, परंतु जनसाधारण को कड़ी सजा दी जाती थी। अर्थात न्याय व्यवस्था में बिल्कुल असमानता थी। उच्च वर्ग के लिए सजा कम थी, जनसाधारण के लिए कड़ी एवं अधिक सजा थी। मुकदमों में अत्यधिक धन खर्च होता था, लंबा समय लगता था। इस वजह से भी फ्रांस की जनता में काफ़ी असंतोष व्याप्त हुआ और न्याय व्यवस्था दुर्बल होती चली गई और इसने भी क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। क्रमांक 7, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। फ्रांस की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं था। राजा के विरुद्ध भाषणों अथवा लेखों के माध्यम से आवाज़ नहीं उठाई जा सकती थी। भाषण लेखन एवं प्रकाशन पर कठोर नियंत्रण था। राजा मुकदमा चलाए बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर दंडित कर सकता था। धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं थी। फ्रांस का राजधर्म कैथोलिक धर्म था, इसलिए प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों के लिए कड़े दंड की व्यवस्था की गई थी। अर्थात फ्रांस की उस समय की जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था थी उन व्यवस्थाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं था, न उसका कोई स्थान था। किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति अपने लेखों से, भाषणों से राजा के विरुद्ध कुछ भी न तो लिख सकता था न बोल सकता था। कठोर नियंत्रण था और वहाँ के राजा को अगर ये लगता था कि अमुक व्यक्ति अपने भाषण, लेखन एवं प्रकाशन द्वारा राजा के विरुद्ध कोई भी आवाज़ उठा रहा है या किसी भी प्रकार का कोई जन जागरण जनता के बीच कर रहा है या राजा की कमियों को उजागर कर रहा है, तो राजा बिना मुकदमा चलाए उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसे दंड दे सकता था। इसके अलावा उस समय फ्रांस में धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं थी, क्योंकि फ्रांस के जो का राजधर्म था वो कैथोलिक धर्म था। इसलिए जहाँ जो प्रोटेस्टेंट धर्म वाले या धर्मावलंबी थे उन व्यक्तियों के लिए वहाँ समस्या थी और उन व्यक्तियों के लिए कड़ा दंड था। तो विद्यार्थियों, आज हम फ्रांसीसी क्रांति के जो राजनीतिक कारण हैं इनका हमने अध्ययन किया है। धन्यवाद।